जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों निरंतर आपको अध्ययन करने के लिए इसी प्रकार से बने रहना है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले हमारे जितने भी साथी हैं, एक बार जल्दी से लाइक करें। और आज से दोस्तों अपनी रात्रि 9 बजे ये बहुत ही बढ़िया फ्री क्लास आपके लिए हुई है दोस्तों। और यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम की कर रहे हैं, तो आपको विस्तृत पढ़ना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इस क्लास में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। साथ ही जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों ऐप में, सेल्फ स्टडी क्लासेस की पेड क्लासों में, तो आप जल्दी ही एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अभी मात्र 1200 रुपए इसका प्राइस रखा है। इसके बाद ये प्राइस दोस्तों बढ़ जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो जल्दी लें। और दोस्तों आज से अपन यहां पर बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी कि अपनी ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट चैप्टर है अपना आदिकाल, ठीक है। जो भाषा से संबंधित है उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अपन को क्या पढ़ना है, आदिकाल से स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसको पढ़ रहे हैं, सभी लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से लाइक करो। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है प्रयास किसने किया, तो उत्तर होता है गारसादा तासी ने। किसने किया? गारसादा तासी ने। प्रश्न यहीं तक नहीं रुका दोस्तों, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आपको उत्तर भी देना है। अब आपको बताना है कि ये जो गारसादा तासी हैं ये कहां के विद्वान थे, कहां के विद्वान थे। और दोस्तों इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ था कौन सा, इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी। ये आपको बताना है दोस्तों कि ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा ये किस भाषा में लिखा। जल्दी से सभी लोग बताएं, सभी लोगों को बताना है। तो हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का जो श्रेय है वो किसको है दोस्तों, वो किसको है, वो गारसादा तासी को है। इनको अपन याद रखेंगे, ठीक है। गारसादा तासी ने इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास दोस्तों फ्रांसीसी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? फ्रांसीसी भाषा में लिखा, यानी कि दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले इतिहास लिखा वो लिखा गारसादा तासी ने, और ये हिंदी में नहीं लिखा गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये लिखा काय में, ये लिखा गया फ्रांसीसी भाषा में, यानी कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन, साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसादा तासी था, यह निर्विवाद है। अब लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के जो लेखक हैं वो नलिन बिलोचन, लोचन आया यहां पर, लोचन। अब लोचन से हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, तो यहां पर दर्शन आ गया। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, और दर्शन करते हम लोचन से, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का ये ग्रंथ हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन आएगा कि साहित्य इतिहास का दर्शन, इसके रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? ये बताओगे नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। ये भी याद हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया, क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो सबसे पहले प्रयास किया था गारसादा तासी ने, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों कि गारसादा तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार ना होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है, यानी कि दोस्तों इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई, जल्दी बताओ। जो इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा गया, इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई, तो इसमें काल क्रमानुसार नहीं अपनाई गई, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया।
कौन सी पद्धति को अपनाया गया? वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। और काल क्रमानुसार जो पद्धति होती है ये इतिहास की पहली शर्त होती है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता हो गया कि इतिहास की पहली शर्त होती है कि काल क्रमानुसार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गारसादा तासी ने क्या किया? इन्होंने वर्णानुक्रम के अनुसार दोस्तों ये ग्रंथ लिख दिया। कौन सा? इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद किया। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हुआ। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? किस नाम से किया? तो फटाफट से आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया। फटाफट बताइए। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आप लोग तैयार रहना। तो फटाक से बताइए, मौलवी करीमुद्दीन ने तबका सुसुइरा या तजकिरा ई सुइरा, सुइरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा जो 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। और इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें केवल 60-62 हिंदी के कवि हैं। ठीक है, अब आपको बताना है, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा, ये बताना है दोस्तों ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ। बताएं कब कब ये प्रकाशित हुआ, ये भी आपको बताना है। ये यहां से एक क्वेश्चन आया था टीजीटी में एक क्वेश्चन आया जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको बताना है, जल्दी से बताओ ये कब कब प्रकाशित हुआ। ये दोस्तों राम कुमार वर्मा ने इसका दूसरा भाग का प्रकाशन कब माना है, ये भी बताना है, जो क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ था। जल्दी से बताएं फटाक से। फिर उसके आगे यहां पर बड़ा कि सर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन बता रहा है। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका सुसुइरा या तजकिरा ई सुइरा हिंदी नामक ग्रंथ लिखा जो 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। और इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? तजकिरा ई सुइरा ई हिंदी में। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना है। ठीक है, आपको पता है कि राम कुमार वर्मा ने जो दोस्तों इसका दूसरा भाग माना था वो 1871 माना था। राम कुमार वर्मा ने माना था, राम कुमार वर्मा ने। वैसे अगर बात करें तो इसका पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन आपके उसमें जब पूछा गया था कि ये कब प्रकाशित हुआ, तो आपको याद रख लेना कि राम कुमार वर्मा ने इसका दूसरा भाग माना था 1871 में। कब माना था? 1871 में। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दोस्तों जो गारसादा तासी का ग्रंथ है इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1871 माना गया था। और ये राम कुमार वर्मा ने माना था 1871 तजकिरा ई सुइरा का। इसका दोस्तों आपका गारसादा तासी का इस्तबारदा ललितुत्र एंदुई हिंदुस्तानी ये ग्रंथ है, आपका पूछा गया था कि इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, और ये 1871 ही ऑप्शन में आया था और यही आयोग ने सही माना था। ठीक है, 1871 और ये राम कुमार वर्मा ने माना था। ये भी अपन को कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों तजकिरा ई सुइरा हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का इसमें क्या नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, शिवसेन सेंगर ने शिवसेन सरोज की रचना की जो प्रथम बार 1878 ईस्वी में नबल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित दोस्तों 1878 में प्रकाशित हुई थी। क्या बताइए, ये गलत लिखा है कि सही लिखा?
ये शिवसिंह सेंगर, ये तो आपको पता चल गया कि सर ये जो शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज, अब आपसे पूछा जाता है कि शिवसिंह सरोज की रचना किसने की, तो आपका उत्तर होता है शिवसिंह सेंगर ने की। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर होता है दोस्तों शिवसिंह सरोज। अब आपको बताना है कि ये शिवसिंह सरोज ये कब प्रकाशित हुआ। यहां पर 1878 दिया है, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रकाशन माना जाता है, इसका प्रकाशन माना जाता है 1883। क्या माना जाता है? 1883। ठीक है, शिवसिंह सरोज का जो प्रकाशन माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1883। इसको याद रख लेना। ठीक है, और शिवसिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख आकार आदि क्रम से है और उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय है। यानी कि दोस्तों ये शिवसिंह सरोज जो है ये इसका पूर्वार्ध भाग में 838 कवियों का और उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय जो है इसमें दिया गया, और इसमें 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं और 263 कवियों की तिथियां नहीं है और 53 कवि जो हैं इसमें विद्यमान कहे गए हैं। तो कुल मिला के अपन ने यहां पर देखा कि 1838 जो है 838 जो है ये पूर्वार्ध भाग में शिवसिंह सरोज के, और ये 1003 ये उत्तरार्ध भाग में कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शिवसिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया, अतः शिवसिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। देखो दोस्तों, अब आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर होता है दोस्तों शिवसिंह सरोज को। शिवसिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, ये अपन को याद रख लेना है। और डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि सन 1888 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया। दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ? 1888 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो अब आप लोग तैयार रहें थोड़ा सा बताने के लिए। ठीक है, तो अब आपसे मैं क्वेश्चन यहां से पूछ रहा हूं, यहां पर आ जाओ। आपने जो पढ़ा है आपको बताना है कि गारसादा तासी जो थे ये कहां के विद्वान थे, ये आपको बताना है। और इनका जो ग्रंथ था इस्तबारदा ललितोत्तरेंदु हिंदुस्तानी, ये कहां से प्रकाशित हुआ था? दो क्वेश्चन जल्दी से फटाक से बताएंगे। दो क्वेश्चन आपको बताना है कि जो इस्तबारदा ललितोत्तरेंदु हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है ये कहां से प्रकाशित हुआ था और गारसादा तासी कहां के विद्वान थे, बताएं। दो क्वेश्चन है, फटाक से बताएं। एक बार जल्दी से लाइक करें। और 9 बजे अब विस्तृत क्लास आपकी चलेगी जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, और एलटी ग्रेड वाले हों, आरपीएससी वाले हों, जो भी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनको भी दोस्तों पीडीएफ कोर्स खरीदना है, पीडीएफ नोट्स वाले कोर्स खरीदना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। और लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में, पेड कोर्स में भी, तो आप लोग पेड कोर्स जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो आपने बताया कि सर ये फ्रेंच विद्वान थे और ये ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ था इनका इस्तबारदा ललितोत्तरेंदु हिंदुस्तानी, ये कहां से हुआ था? पेरिस से हुआ था। बहुत बढ़िया, ये पेरिस से दोस्तों प्रकाशित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर आते हैं नलिन बिलोचन शर्मा की बात करें तो इन्होंने लिखा कि साहित्य इतिहास का दर्शन, साहित्य इतिहास आपसे पूछा जाता है साहित्य इतिहास का दर्शन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसादा तासी था, यह निर्विवाद है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो आप क्या बताओगे? ये कथन है नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि गारसादा तासी ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, ये आपको बताना है कि इन्होंने दोस्तों इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी इस ग्रंथ में, वो भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे सभी साथी
कि गार्सदा तासी ने अपने इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया था? जल्दी बताएं। और यहां पर एक क्वेश्चन आया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कि इन्होंने तासी के ग्रंथ का जो अनुवाद किया था वो किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। ठीक है, तासी ने किस पद्धति का दोस्तों प्रयोग किया? तो उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मौलवी करीमुद्दीन की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने तज़किरा ई सुईरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहां से आएगा कि तबका सुसुईरा के लेखक कौन है? तो आप क्या बताओगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मौलवी करीमुद्दीन। या आपसे पूछा जाएगा तज़किरा ई सुईरा ई हिंदी के लेखक कौन है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? मौलवी करीमुद्दीन। लेकिन आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि तज़किरा ई सुईरा ई हिंदी में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? जल्दी से सभी लोग बताएं, तज़किरा ई सुईरा ई हिंदी में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? ये आपको बताना है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? ऊपर लिंक दी है आपको। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आ जाओ दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस के पेड कोर्स में। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है यहां पर कि इसमें कितने कवियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? इसमें तज़किरा ई सुईरा ई हिंदी में। बहुत बढ़िया मोक्षा जी, बिल्कुल सही। 1004 कवियों का इसमें उल्लेख मिलता है। कितने कवियों का? 1004 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हिंदी के कितने कवि थे? 60-62 कवि थे। 60-62 कवि ही हिंदी के थे, बाकी दोस्तों कुल मिला के 1004 कवियों का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। अब आपको यहां पर बताना है दोस्तों कि प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा था किसने? तज़किरा ई सुईरा ई हिंदी में, लेकिन इसमें नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। एक क्वेश्चन और आपसे हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे कि दोस्तों हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? बताइए, हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। जल्दी से आपको बताना है, एक बार लाइक करना है। हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? फटाफट से क्वेश्चन भी आपसे पूछते जा रहे हैं जिज्ञांशु गुप्ता जी, बताइए। और आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि सर हिंदी में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया कौन सा? शिव सिंह सरोज लिखा गया। कौन सा लिखा गया? शिव सिंह सरोज लिखा गया। और आपको बताना है कि ये जो शिव सिंह सरोज है, ये शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है दोस्तों, ये 1800 की 1900, जल्दी से बताना है कि ये 1883 में प्रकाशित हुआ। ये भी याद रख लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन को बताने में। उदय यादव जी बताइए, रेखा त्रिपाठी जी, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? अपन ने पढ़ा कि सर गार्सदा तासी ने इस्तवारदा ललितोत्तरे हिंदुस्तानी ग्रंथ जो लिखा, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। दुर्भाग्य की हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास हिंदी में नहीं लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि सर जो शिव सिंह सरोज थे, इन्होंने हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, इसे ही हिंदी में हिंदी साहित्य का दोस्तों प्रस्थान, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन, ग्रियर्सन का जब नाम आता है दोस्तों, तो अपन ग्रियर्सन को पढ़ते हैं कि इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं रहा। आपको बताना है कि ये जो ग्रंथ था
ये किस भाषा में लिखा गया? जल्दी से बताओ। 1888 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में। विशेषांक में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था कब? 1888 में। कौन सा? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया क्योंकि दोस्तों इसमें कालक्रम और नामकरण आदि का जो है इसमें ध्यान रखा गया, इसलिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो इस मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कालक्रमानुसार इतिहास लेखन होना चाहिए, ये इतिहास की पहली शर्त होती है। जबकि गार्सा दातासी ने तो वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया था। इसलिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो कौन था? मॉडर्न वर्नाकुलर। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। प्रत्युत कौन है? ग्रियर्सन है। ये कथन आपको याद रख लेना है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है नलिन बिलोचन शर्मा का। ये कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया, अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें काल विभाजन किया गया, नामकरण का प्रयास भी किया गया। इसलिए सच्चे अर्थों में जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था वो इतिहास ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? कौन सा था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जबकि आपको बताना है कि ये जो ग्रंथ था ये कब प्रकाशित हुआ। जल्दी से बताइए, ये जो ग्रंथ था ये कब प्रकाशित हुआ और ये किस पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित हुआ, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। जल्दी बताएं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता जो ली थी वो किससे ली थी? सेव सिंह सरोज से ली थी। ये भी याद रख लेना, क्योंकि जो सेव सिंह सरोज था ये हिंदी साहित्य का इतिहास था दोस्तों, प्रथम इतिहास ग्रंथ था। और इसमें 951 कवियों में से 886 जो कवि थे वो सेव सिंह सरोज से लिए गए, केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए। अब आपको क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, आपको बताना है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है। तो आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है। फटाक से सभी लोग लिखेंगे, एक बार लाइक भी आपको करना है। तो जल्दी से बताएं। सबसे बड़ी बात कि सर ये 1888 में प्रकाशित हुआ था। कुछ विद्वान पुस्तकाकार के रूप में ये 1889 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि पुस्तक के आकार के रूप में ये 1889 पुस्तक के आकार के रूप में 1889 में। और वैसे दोस्तों ये एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी इसके विशेषांक में ये 1888 में हुआ था। ये भी अपन को याद रख लेना है, नहीं तो कभी आपसे पुस्तकाकार रूप में पूछ लिया जाए कि ये कब प्रकाशित हुआ और आप 1888 ही लगाओ। ये आपको याद रख लेना कि पुस्तक के आकार के रूप में ये 1889 में प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। ठीक है, इसको याद रख लेना। और इसमें कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, तो जल्दी से आपको बताना है कितने कवियों का उल्लेख मिलता है। 951 या फिर 952 कवियों का, बताएं जल्दी से। तो कहीं कहीं आपको 951 कवि देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं इसके 952 कवि देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर है, जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। ठीक है, तो इसको अपन को याद रख लेना है। वैसे अधिकांशतः इसमें 952 कवि देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि इसमें 952 कवियों का उल्लेख था। ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना, अधिकांशतः 952, लेकिन कई पुस्तकों में आपको 951 भी मिल जाता है। ठीक है, तो ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर था। वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य
भवन दोस्तों निर्मित किया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इनको याद रखेंगे दोस्तों। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। उन तीनों भाइयों के नाम आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से लिखें फटाक से, एक बार लाइक कर लें। और जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, वो सब्सक्रिप्शन जरूर लें। तो ये आपको याद रख लेना, ये मिश्र बंधु थे दोस्तों। कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब दोस्तों, अब यहां पर याद रख देना है कि यहां पर क्वेश्चन कैसा बनता है। पहले आपसे पूछा जाता है, निम्न में से बताइए मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम हैं और सुखदेव हैं। गणेश श्याम सुखदेव, श्याम गणेश सुखदेव, ऐसे भी याद रख लेना, गणेश श्याम सुखदेव। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। 3 भाई थे, मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहत इतिहास 1913 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित कराया। चतुर्थ भाग 1934 में, ये 24 नहीं 34 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। अब यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मिश्र बंधु विनोद के पहले एक और ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए? 1910 में प्रकाशित हुआ था। कौन बताएगा? मिश्र बंधुओं का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था जो 1910 में प्रकाशित हुआ था? बताएं फटाक से। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। कौन कौन? गणेश श्याम सुखदेव, बिल्कुल सही है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की, मिश्र बंधु विनोद की रचना की। ठीक है, और मिश्र बंधु विनोद ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में, यानी कि इसके 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में, तो कुल मिला के 4 भागों में प्रकाशित हुआ दोस्तों। ठीक है, अब 4 भागों में प्रकाशित हुआ तो इसमें कितने कवियों का उल्लेख? राहुल राज जी, वेरी गुड। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न का दोस्तों इन्होंने रचना की जिसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। हिंदी नवरत्न, आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1910 में हुआ। ठीक है, अब यहां पर याद रखोगे कि जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आता है कि मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? तो लगभग कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? लगभग की अगर कभी बात आए तो लगभग आपको 5000 बताना है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए आपसे तो 4591 बताना है। कितने बताना है? 4591। ठीक है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अब जब इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया जिसमें 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है ना, तो इस ग्रंथ में दोस्तों जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसको अलग अलग कालखंडों में बांटा होगा। कालखंडों में बांटा होगा तो आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु विनोद नाम से, इसमें दोस्तों इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। और एक क्वेश्चन यहां से बना था दोस्तों, और वो क्वेश्चन कैसा बना था कि वो ग्रंथ कौन सा है, वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें दोस्तों जिसको एक क्या माना जाता है, नींव का पत्थर भी माना जाता है, वो ग्रंथ कौन सा है जो आज भी दोस्तों बहुत सभी ग्रंथों का आधार बना हुआ है। तो वो ग्रंथ भी कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कवियों का उल्लेख किया गया था। और वो कवि कौन थे? 5000। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है इसमें। और रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इन्होंने पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही बताया कि सर ये जो ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद,
ये 4 भागों में, मतलब एक ग्रंथ था, मान के चलो इसको 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। पहले ये 3 भाग प्रकाशित कर दिए, फिर बाद में ये चौथा भाग प्रकाशित किया। तो कुल मिला के ये 4 भाग दोस्तों इन्होंने प्रकाशित किए, है ना। लेकिन इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कुछ भी लिखा गया था ये 5 इकाइयों यानी कि 5 कालखंडों में बांटा गया था, ऐसा आपसे पूछा गया। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बना था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था ये बताना है कि किसकी भूमिका में ये लिखा गया था, किसकी भूमिका में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। और ये किस शीर्षक से लिखा गया था, तो ये हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था, जो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था ये किसकी भूमिका में लिखा था। तो आप क्या बताओगे कि सर ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। ठीक है, अब ये किस शीर्षक से लिखा गया था, यानी कि जब ये 1929 में प्रकाशित हुआ था तो ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये नाम से हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। लेकिन दोस्तों 1940 में ये फिर से दोस्तों क्या किया गया, इसको संशोधित किया गया। 1940 में प्रकाशित संशोधित करके प्रकाशित किया गया और ये अब 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। तो आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हुआ था, लेकिन ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर बाद में 1940 में इसको संशोधित किया गया और 1940 में दोस्तों ये पुनः प्रकाशित किया गया और ये किस नाम से किया गया, फिर 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है, इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है कि हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय जो इतिहास ग्रंथ है वो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया और इसमें इतिहास के साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था इसमें कितने कवियों का उल्लेख था। बताइए किसने पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया। और दोस्तों इनको आपको बताना है कि शिवसेन सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इनको भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आया है कि सर जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें 1000 कवियों का, कितने कवियों का उल्लेख मिला, 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है। तो शिवसेन सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया, व्रत संग्रह है। तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम व्रत संग्रह किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर होता है शिवसेन सरोज को। शिवसेन सरोज को हिंदी का प्रथम व्रत संग्रह माना जाता है। तो यहां से जितना भी आज आपने इतना पढ़ा है इसमें से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे दोस्तों। मात्र इस पेज से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आचार्य शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, कौन सी पद्धति, इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति अपनाई थी, जल्दी से बताइए कौन सी पद्धति अपनाई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया था, काल क्रमानुसार। और काल क्रम दोस्तों इतिहास की पहली शर्त होती है, ये ग्रियर्सन थे, इनको याद कर लेना है। तो बताइए जल्दी से
फटाक से बताएं। और ये दोस्तों आपने देखा कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की जो लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्योसें सरोज से। ये भी क्वेश्चन आपसे बना पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ के लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली, तो सर्वाधिक सहायता ली थी दोस्तों स्योसें सरोज से। कहां से ली थी? स्योसें सरोज से। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, और विधेयवादी पद्धति के जो दोस्तों प्रवर्तक थे वो कौन थे विधेयवादी पद्धति के? बताइए। फ्रेंच विद्वान टैन थे। बहुत बढ़िया, रेखा बोरा जी बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता फ्रेंच विद्वान टैन महोदय थे, जिसे शुक्ल जी ने अपनाया। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया कमलदीप जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां से अपन ने दोस्तों यहां से ले लिया कि सर इसमें 952 कवियों का उल्लेख मिलता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। ठीक है, 886 कवि से उसे सरोज से लिए इन्होंने, और केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से इन्होंने लिए थे। ये अपन का हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी नवरत्न के बारे में पढ़ लिया। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं, जो 1910 में प्रकाशित हुआ था हिंदी नवरत्न। ये ग्रंथ है। पंजाब मास्टर कैडर में एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है, तो 1910 है। ठीक है, और ये मिश्र बंधु विनोद ये सबसे बड़ा ग्रंथ था दोस्तों, और इसमें 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है लगभग, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 4591, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो चौथा भाग इसका 1934 में 34 ठीक है इसमें प्रकाशित हुआ। ये भी अपन का हो गया। ठीक है, और दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, और एक किस शीर्षक से हुआ, तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। ठीक है, उसके बाद 1940 में हुआ, और 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हुआ, जो कि संशोधित रूप से हुआ। ये भी अपन को पता चल गया। ठीक है, और हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह माना जाता है, तो किसे माना जाता है? स्योसें दोस्तों सरोज को, स्योसें सरोज को माना जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। ये 9 बजे वाली क्लास आपको रोज अटेंड करनी है, इसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, तो वो सेल्फ स्टडी क्लासेस में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में से दोस्तों पीडीएफ नोट्स वाले कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिनको भी जरूरत हो वो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है दोस्तों। एलटी ग्रेड वाले हमारे साथी, जो भी हमारे साथी आरपीएससी वाले हैं या मास्टर कैडर वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स की जरूरत है, या आप दोस्तों लाइव क्लासों की जरूरत है, तिरकी कोर्स की जरूरत है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस के हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसकी प्राइस मात्र 1200 रखी है। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य का भी ऐप अपना दोस्तों लॉन्च हो चुका है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कल्पना जी, मोक्षा, रेखा जी, रोली जी, हर्षिता, रीता जी, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है। कमलदीप जी, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है। उदय यादव जी, सुषमा जी, बिल्कुल ठीक है, सभी साथियों को पुनः धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। लालदास जी, आस्था जी, हिंदी विथ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय